नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और हर दिन के साथ हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ चुका है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान को कमजोर कर रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान की सरकार से जुड़े लोगों का मारना उनके लिए बेहद सम्मान की बात है। यानी अगर ईरान की सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति को वो मारते हैं तो यह उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी मिसाइल ड्रोन क्षमता को तेजी से खत्म किया जा रहा है। इधर ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमेनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और कोमा में बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस वैश्विक तनाव का असर भारत की राजनीति पर भी दिखाई दे रहा है। संसद में एलपीजी संकट और बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई और सदन को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम एशिया की जंग दुनिया की ऊर्जा राजनीति को बदलने जा रही है और क्या इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और संसद की सियासत पर भी और ज्यादा गहरा पड़ता जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो आज आपके जहन में होंगे, आज आपके दिमाग में होंगे। लेकिन जंग से दुनिया में ईंधन संकट एक खड़ा हो गया है। अब उस ईंधन संकट को समझने की जरूरत क्या है, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। अलग अलग देशों में किस तरीके से संकट हुआ और अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी बताते हैं। अमेरिका ने 30 दिन तक रूस से तेल खरीदने की छूट दी है। अब उसके बाद समझिए, भारत की बात करते हैं। उद्योगों के ईंधन में कटौती की गई है, घरों की सप्लाई को प्राथमिकता दी गई है। अब बात पाकिस्तान, स्कूल वहां पर बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, यानी लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बांग्लादेश, पेट्रोल डीजल बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है, बिजली और ईंधन बचाने की अपील की गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, किसानों के लिए 762 मिलियन लीटर ईंधन जारी किया गया है। बात थाईलैंड की करते हैं, वहां पर एसी चलाने की एक लिमिट तय कर दी गई है कि 26 डिग्री से नीचे आप एसी नहीं चला सकते। वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। जापान की बात करें तो रिजर्व से 80 मिलियन बैरल तेल को जारी किया गया है, यानी जो रिजर्व में रखा गया था उस तेल को जारी किया गया है। साउथ कोरिया की बात करें तो 30 साल बाद तेल की कीमतों पर कैप लगाया गया है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ईंधन संकट और गहरा होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। स्पेन, नॉर्वे और चीन की बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा से राहत की उम्मीद उन्हें दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जितने भी मुल्क आपके सामने आए, उन सभी मुल्कों में आपने देखा कि किस तरीके से जो इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग चल रही है उससे वो प्रभावित हुए हैं। अब की ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने समझाया कि किन किन मुल्कों में फर्क पड़ा है। अब आपको एलईडी वॉल के जरिए समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है उससे देश में गैस संकट कैसे है। देश में जरूरत का सिर्फ 40% उत्पादन होता है। 60% जो हम गैस जो है वो खरीदते हैं, 60% जरूरत के लिए हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। अब समझिए, ये जो 60% है, इस 60% का 95% जो है वो सऊदी अरब, कतर और कुवैत से हम प्राप्त करते हैं। और ये जो 60% है, ये होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ये सप्लाई बाधित हुई है। सबसे अहम बात यही है कि जो ये होर्मुज स्ट्रेट पर जो सप्लाई बाधित हुई है उससे उस 60% पर संकट आ गया है, क्योंकि हम उत्पादन केवल 40% कर रहे हैं, 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ा। अब यह समझिए कि एलपीजी की सालाना जो खपत है वो करीब 31.3 मिलियन टन है हमारे देश में। जी हां, 31.3 मिलियन टन है। अब आप समझिए, 87% एलपीजी घरों की रसोई में इस्तेमाल की जाती है और 13% जो एलपीजी है वो दुकानों पर इस्तेमाल की जाती है। 2025 और 2026 का एक डेटा है, इसको समझिए कि 18 एमएमटी से ज्यादा एलपीजी जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। यानी एलपीजी के मामले में इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता है।
अब समझिए कि सरकार की तरफ से इस संकट को टालने के लिए क्या कुछ किया गया है। सबसे अहम बात कि हाई लेवल एक कमेटी बना दी गई है कि किसी भी तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए, जो इस समय पैनिक की सिचुएशन है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है 1955 का। 25 दिन बाद दोबारा एलपीजी की जो बुकिंग है वो शहरों में की जा सकती है। ओटीपी और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद बताया यह जा रहा है कि 10% जो उत्पादन है वो बढ़ा है। अब गैस संकट से कैसे निपटेंगे यह भी समझ लीजिए। होटल, रेस्टोरेंट केरोसिन कोयले का इस्तेमाल कर सकेंगे। सबसे अहम बात यह है ताकि लोगों की रोजी रोटी जो है वो चलती रहे। दूसरा अब आपको दिखाते हैं कि गैस संकट से निपटना हमें कैसे है। 48,000 किलोलीटर केरोसिन राज्यों को एक्स्ट्रा मिलेगा सरकार की तरफ से, यह साफ कह दिया गया है। राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की सीमित आपूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल सिलेंडर बड़ी तादाद में मिलेंगे, क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया कि 60% हम इंपोर्ट करते हैं, जो इस समय संकट में है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी लिस्ट बनाएंगी, केंद्र से साझा करेंगी और उसके बाद उन्हें जो गैस है वो मुहैया कराई जाएगी। ग्रामीण इलाकों में 45 दिन में सिलेंडर की जो बुकिंग है वो की जाएगी। शहरी इलाकों के लिए पैमाना अलग है, ग्रामीण इलाकों के लिए पैमाने को अलग किया गया है। शहरी इलाकों में 25 दिन में सिलेंडर की बुकिंग होगी, जो पहले 21 दिन में होती थी, अब उसे 4 दिन और बढ़ाया गया है। 25 दिन में सिलेंडर की बुकिंग होगी। अब चलिए उस सवालों को दिखाते हैं जिन पर आज हम बहस करेंगे। पहला सवाल यही है कि क्या ट्रंप का बयान जंग को और ज्यादा भड़काएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान की सत्ता से जुड़े लोगों को मारने के बाद मुझे खुशी महसूस होती है, या मेरे लिए सम्मान की बात है जो ये कहना चाह रहे थे। दूसरा सवाल, क्या भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम करना होगा, यानी हम इस पर अपनी निर्भरता जो है वो कम से कम करें। और तीसरा सवाल कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग और फैलने वाली है। कोशिश ये हो रही है, लगातार बातचीत ये हो रही है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, सभी ईरान को समझाने में लगे हुए हैं कि इस पूरे मसले पर बातचीत कर जो है वो इसको समझाया जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ईरान अमेरिका इजराइल वॉर से जुड़ी एक बड़ी खबर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया गया है। एक ब्रिटेन के अखबार ने यह दावा किया है कि मुस्तफा खमेनी जो है वो कोमा में है। यह ब्रिटिश मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया है। हमले में गंभीर रूप से खमेनी जो है वो घायल हुए हैं। दावा यहां तक कर दिया गया है कि चोट इतनी गंभीर है कि उनका एक पैर काटना पड़ा। लिवर को भी नुकसान होने की रिपोर्ट सामने आई है। तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और अस्पताल का हिस्सा सील कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। ब्रिटिश मीडिया की इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सुप्रीम लीडर की हालत पर जो सस्पेंस है वो इस समय बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इस पर सीधा एक रिएक्शन में यहां पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपसे लेना चाहता हूं। सर जय हिंद। ये जो ब्रिटेन की मीडिया की जो रिपोर्ट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुस्तफा खमेनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, चोट लगी है, पैर काटना पड़ा, लिवर को भी नुकसान पहुंचा है, और पिछले कुछ दिनों से खमेनी जो हैं वो कहीं नजर भी नहीं आए, बल्कि आज तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो जरूर पब्लिक गैदरिंग में नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो कदम है, क्या उससे ये जंग और ज्यादा भड़केगी, या फिर अब ईरान जो है, जो अमेरिका दावा कर रहा है कि वो घुटने टेक देगा? आशीष, देखिए, मुस्तफा खमेनी पे जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इसका मतलब और मकसद ये है कि अमेरिका, मोसाद, सीआईए ये चाहते हैं कि वो जरा हरकत दिखाए। जैसे ही वो कहीं पे हरकत दिखाएगा कि देखो मैं तो टीवी पर हूं, देखो तो मैं जनता के सामने हूं,
फिर वहां से वो उनको यानी ट्रेस कुल कर पाएंगे। मिलाकर यूके देवनाथ सर ये कहा जाए कि वो ट्रैक करना चाहते हैं, वो ट्रैक हो नहीं पा रहे हैं। वो ट्रैक नहीं होने पा रहे हैं, कहीं पर छुपे हैं, जो कि दुनिया में कोई भी देश करता है। युद्ध की स्थिति में दुनिया के सब देश अपने लीडर्स को दाएं बाएं इधर उधर रखते हैं, तो ऐसा करके वो उनको छेड़ रहा है कि एक बार दिखाओ, उसके बाद उनको ट्रेस कर लेंगे। हम्म। जी। एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरह की के हालात इस समय चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये युद्ध और लंबा चलेगा सर? युद्ध जो है बंद करना अमेरिका के हाथ में है। हम्म। ईरान ठीक है, नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है, लेकिन आईआरजीसी लड़ रही है। हम्म। और अगले 5 दिन में उनके सारे रॉकेट और मिसाइल भी खत्म हो जाएंगे। हम्म। उसके बाद भी वो जमीन पर हैं, 6 लाख की आर्मी उनके पास है। हम्म। तो वो क्यों सरेंडर करेंगे? हम्म। कोई भी देश अगर सरेंडर करता है तभी करता है अगर दुश्मन सेना अंदर घुसाए, यानी अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे। हम्म। अगर हम 2003 का इराक का इन्वेजन देखें तो अमेरिका ने 2 लाख से ज्यादा ट्रुप्स को सऊदी अरेबिया में पोजीशन किया, हम्म। 4 महीने लग गए। जी। अमेरिका ने उस वक्त 1500 टैंक्स सऊदी अरेबिया में पोजीशन किया, हम्म। 4 महीने लग गए। फिर अमेरिका ने कुवैत के रास्ते से और सऊदी के रास्ते से सद्दाम हुसैन पर हमला किया। हम्म। ऐसा ही कुछ इराक में, ईरान में करना पड़ेगा। हम्म। अम, इस वक्त अमेरिकन फोर्सेस कहाँ पे है? कतार में है, अबू धाबी में है, हम्म। कुवैत में है। तो वहां से तो ईरान की राजधानी तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। हम्म। और अगर 700 किलोमीटर की दूरी पर ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई है, सेफली बैठी हुई है, हम्म। ठीक है, हवा से कभी कभी एक बॉम्ब आ जाता है, तो वो सरेंडर क्यों करेंगे? हम्म। आ, वहाँ अगर अमेरिका चाहता है तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था वो एक मॉडल अवेलेबल है। हम्म। हमने युद्ध के चौथे दिन पाकिस्तान के कहने पर हमले बंद कर दिए, हम्म। पाकिस्तान ने भी हमले बंद कर दिए। हम्म। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहें इसराइल को बस में लें, हम्म। बॉम्ब गिराना बंद कर दे, हम्म। ईरान भी एज ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाते हुए रॉकेट्स और मिसाइल्स दागना बंद कर देगा। हम्म। फिर उसके बाद 2-3 दिन में टेबल पे बैठ के बात कर सकते बातचीत हो हैं। सकती है, यानी सुलह हो सकती है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जंग से ही जुड़ी हुई। एलपीजी संकट पर सरकार की तरफ से एक बयान आया है, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह बयान है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह कहा है कि एलपीजी जरूर चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अफवाहों की वजह से पैनिक बुकिंग बढ़ी है। आमतौर पर रोज 50 से 55 लाख एलपीजी बुकिंग होती थी, अब बढ़कर 75 से 76 लाख तक पहुंच गई है। अफवाहों से हालात और बिगड़ रहे हैं। लोगों से पैनिक बुकिंग ना करने की अपील जो है वो की गई है। इस पर अजय शर्मा जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी, सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये पैनिक बुकिंग में ये जो भी व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है, ये पैनिक बुकिंग में हुआ, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोगों के अंदर जिस तरह की चिंताएं देखी गई, और हमारी काफी लोगों से बातचीत हुई जिनके घर में 2 सिलेंडर हैं या 3 सिलेंडर हैं, उन्होंने सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए। जिनके घरों में गैस की पाइपलाइन लगी हुई है, उन्होंने भी अपने सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। और इसको हम पैनिक बुकिंग कहते हैं। और लोगों ने जैसे ऑनलाइन गैस बुक होती है वो बुकिंग करानी शुरू कर दी, तो सर्वर क्रैश होने शुरू हो गए। हम्म। और इसका फायदा उठाया ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने या स्टोरेज करने वालों ने, मुनाफाखोरों ने। यदि एक सिलेंडर जो है जो 900 रुपए के आसपास है, यदि वो 1500 रुपए का, 2000 का, 2500 का, 3000 का, 3500 का, 4000 तक का भी अगर बेचने के लिए लोग तैयार हैं और खरीदने वाले खरीदने के लिए मजबूर हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपदा में अवसर ब्लैक मार्केटिंग करने वालों ने, मुनाफाखोरों ने ढूंढना शुरू कर दिया। तो ये भारत सरकार के लिए और उधर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक अग्नि परीक्षा, कि ऐसी स्थितियों में कैसे वो निपटेगी ऐसे मुनाफाखोरों से और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों से। ठीक एक है। तो ये चैलेंज है। दूसरा विपक्ष के लिए भी, कि विपक्ष ने भी इसके अंदर अपनी राजनीति और आपदा में अवसर तलाशने शुरू कर दी, कैसे भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाकर अपने आप को आगे लेके जाया जा सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ
जो है अपने अपने तरीके से अपने अवसर तलाश रहे हैं, और ये इसीलिए भारत सरकार की अग्नि परीक्षा है, भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा, उसे पास ठीक है। करना होगा। गोपाल कि कृष्ण जी, करप्शन पर लगाम गोपाल कृष्ण जी, क्या आप लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं क्या? सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं, और मैं ये बात नहीं करूंगा कि यहाँ ब्लैक मार्केटिंग कौन करता है, क्या करता है। ब्लैक मार्केटिंग करना तो मोदी जी का स्वभाव है, उसी वातावरण में वो बड़े हुए हैं। उनको कोई पॉलिसी नहीं है, उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ईरान के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त किया उन्होंने ऑफिशियल, और उन्होंने साथ देने का वादा नहीं किया। जिस ईरान ने कभी पूर्व में हमारा मदद भी किया था, और एक प्रगाढ़ संबंध थे लंबे समय तक। अमेरिका से भारत का कभी संबंध विशेष रूप से नहीं रहा, लेकिन सुपर पावर है तो लोग नाम लेते रहे। पहले रसिया से संबंध था, हमारा 1971 बार में रसिया ने फ्रंट पे खड़ा होकर सपोर्ट गोपाल किया। कृष्ण जी, ये ईरान ने मदद कब की थी? 1971 की जंग में, 1965 की जंग में? कब मदद की थी सर? वही 1965 के आसपास किया था उन लोगों ने, उसी समय एग्जैक्ट। ठीक है। मैं और ये यूके 1971 देवनाथ में सर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जंग में ईरान किसके साथ था। आपको बता देते हैं कि इराक ने भी अपना, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, कहने के लिए मुसलमान ही था, लेकिन इराक ने फिर भी अपना पेट्रोल का एक बेड़ा भेजा था इंदिरा गांधी को, और बहुत बेहतर संबंध थे प्रधानमंत्री। मैं यूके देवनाथ से पहले आपको ना ये जानकारी दुरुस्त करा, मैं आप यूके देवनाथ सर, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। यूके देवनाथ सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। गोपाल कृष्ण जी, मैं अगर वादा कर रहा हूं तो पूरा मौका दूंगा। यूके देवनाथ सर, 1965 और 1971 में ईरान किसके साथ था? देखिए आशीष जी, ईरान के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, ज्यादातर मित्रतापूर्ण रहे हैं। ऐसे में जोर दे रहा हूं इस शब्द ज्यादातर पर। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ये सोचना कि ईरान हमेशा से ही हर बात पर हमारी आंख बंद करके समर्थन करेगा, ऐसा होता नहीं। नहीं, देवनाथ सर, बड़ा सीधा सा प्रश्न मैंने पूछा कि 65 और 71 में ईरान किसके साथ था? आशीष जी, 65 और 71 के युद्ध में, उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट की वजह से ईरान ने जो डिप्लोमेटिक बयान दिए थे, वो शायद भारत के समर्थन में नहीं थे। जी सर, मैं बस यही जानकारी आपसे चाह रहा था। अगर ये जानकारी मैं देता तो नीरज गोपाल जी उस पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैंने कहा कि यूके देवनाथ सर बोले, इसीलिए मैंने यूके देवनाथ सर को बीच में लेकर आया। एक मिनट आपने लाया, बहुत अच्छी। और तो देवनाथ सर की बात को मान लेते हैं, ज्यादातर उन्होंने कहा, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ज्यादातर कहां कहां किया उसने, उन्हीं की बात हम भी मान लेते हैं। चलिए, अब आप अपनी बात रखिए, वो हो गई बात, अब अपनी बात रखिए प्लीज। पॉलिसी नहीं है नरेंद्र मोदी की, सिर्फ गुलामी करने के अलावा, अमेरिका से डर के रहने के अलावा ये कुछ बोल नहीं सकते, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बसी बसाई इंडस्ट्री को उजाड़ने पर आमदा है। H1B का फीस $1 लाख हो गया। ये पागलपन है, ये क्रुएल्टी है। दूसरा, आज आप देख लीजिए कि सॉफ्टवेयर के जो बचे बचे प्रोजेक्ट है वो वापस जा रहे हैं। आप किस हालात में जी रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री इतने बड़े रिपब्लिक के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके बहुत सारे सलाहकार हैं। नहीं गोपाल कृष्ण जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत में आज जो भी संकट आ रहा है, गैस की ही नहीं। अरे भारत ने ईरान पे हमला थोड़ी ना किया है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये जो पैनिक लेवल के, ये अरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है, इसमें भारत कहां से बीच में आ गया? जो आप सिलेंडर दिखा रहे हैं, मैं इसी की बात कह रहा हूं। तो ये ईरान ने आपको पास नहीं दिया, इस वजह से ये अरे किसको पास दे दिया आप ये बताइए, किसको दिया है ये बताइए। ये आप जानिए कि आपकी कोई, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, पूछ रहा हूं किसको दिया है। कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी जीरो है। आज $93 है। अगर ये बहुत सारे चैनल के हाथ में होता तो 93 को उलट के कह देते 39 है भाई, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। आपको मैं एक लाइन बताना भूल गया अपने बारे में कि मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क से लौटा हूं। मैं पिछले 1.5 साल से वहीं था, मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी था। तो महोदय, जो आपकी $93 है, वो आपका अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी का, विफलता का। H1B का जो फीस है 1 लाख, वो डायरेक्ट इंपैक्ट है हर तो चीज ये पर। आप अपनी व्यक्तिगत पीड़ा बता रहे हैं, यहाँ देश की पीड़ा की बात हो रही है। मेरी पीड़ा नहीं है, $93 मेरी पीड़ा नहीं है, ये देश की पीड़ा है। ठीक है, नीरज तिवारी जी जवाब दीजिएगा गोपाल कृष्ण जी की बातों का।
मेरी पीड़ा क्यों होगी? नहीं, आप अभी ना आए हैं न्यूयॉर्क से, इसीलिए हाँ, पूछा। देखिए, नहीं तो मैं बता दिया कि आपका क्या डेपुटेशन है। नहीं नहीं, मैं 3 साल पहले गया था सर, अभी तो नहीं गया था, 3 साल पहले गया था। बहरहाल आप बताइएगा, नीरज जी देखिए- जवाब दीजिएगा। देखिए, ये न्यूयॉर्क की बात करें या टोक्यो की बात करें, लंदन की बात करें, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा पीड़ा है कि भारत मजबूत क्यों हो रहा है। इन लोगों को सबसे झूठ ज्यादा बोल रहे पीड़ा हैं। इस बात का है, झूठ कि बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पार्टी में वैसे लीडर हैं जो वैश्विक लेवल पर जिनका इतना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरे विश्व में इस युद्ध से जो संकट आया है, सिर्फ भारत में ही नहीं आया है, और भारत तो इससे बहुत कम प्रभावित है, और भी कंट्री है जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि हर बात पर देश के प्रधानमंत्री को टारगेट कर देना, हर बात पे दोषी वही हो जाए, पहला चीज। दूसरा, आपका जो विषय है, मुझे लगता है कि उस विषय पर हम लोग कम चर्चा कर रहे हैं, जो इराक और इजराइल युद्ध है। सर तो इराक नहीं है, ईरान है। ईरान ईरान है सर जी। ईरान और जो इजराइल युद्ध पर जो विषय है, इस पर ऐसा नहीं है कि भारत में एलपीजी केवल बढ़ गया है, भारत ही केवल प्रभावित है, प्रधानमंत्री जी के कारण इन लोग बार बार इस चीज को उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एलपीजी के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने बोला, मैं आपको 2-3 वाक्य में इसको समझा देता हूँ। खैर मुद्दा दूसरा है, लेकिन बार बार आ रहा है, लोग जिक्र भी कर रहे हैं। आप समझिए कि कहीं भी हाउस होल्ड कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज दिल्ली के कम से कम 12 एजेंसियों पर, चाहे वो एचपीसी हो, आईओसीएल हो और भारत गैस हो, जब मैं गया उनके गोडाउन पे, तो वहां पर जो जेन्युइन कस्टमर है उसको मिल रहा है। आप भी मीडिया में हैं, आप पता कराइए। लेकिन जो काला बाजारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आज ही यूपी में एक हमारे महान लीडर कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी के लीडर के घर से 70 सिलेंडर प्राप्त हुआ है। वो क्या कर रहे हैं? इन लोगों को दर्द काला बाजारी को छुपाने के लिए है। जितने लोग हैं, जैसे ई-केवाईसी के लिए जितनी ऑयल कंपनियां हैं, 2 साल नहीं, से नीरज तिवारी जी, सवाल तो यही हो रहा है ना कि ई-केवाईसी दोबारा क्यों कराया जा रहा है? मैं सुन लीजिए बस। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ई-केवाईसी दोबारा हो ही नहीं रहा है। आप कहीं का भी, छत्तीसगढ़ का हो, उत्तराखंड का हो, या दिल्ली का हो, या यूपी बिहार का हो, 2 साल से कंपनियां बोल रही है, सरकार नहीं, चाहे ऑयल कंपनी की, आप ई-केवाईसी कराइए, लेकिन 65% से ज्यादा नहीं हुआ है। और आज भी जो बुकिंग हुआ है, वो मैक्सिमम बुकिंग वही लोग कर रहे हैं जो ई-केवाईसी नहीं कराए, जिसके चलते जनरल कस्टमर भी प्रभावित हो रहा है। अब बताइए कि अगर एक दिन की बुकिंग अगर 50 लाख है, अचानक 80 लाख क्यों हो जा रहा है? इसमें हम और आप दोषी हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा, और समाज के हर व्यक्ति की ये भूमिका है कि जब वैश्विक आपदा आता है, नहीं, एक बात समझिए ना नीरज जी, पैनिक क्रिएट कब होता है? जब लोगों को लगता है कि हाँ वाकई ये दिक्कत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, हमारे गैस घर का चूल्हा बंद हो सकता है। कोई पैनिक क्यों क्रिएट अपने आप में करेगा? आप बताइए, किसी को शौक है क्या कि वो घर में 2 एलपीजी सिलेंडर भरा हुआ रख ले? मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग कर रहे हैं जो एक तो केवाईसी नहीं करवाए 2 साल में, जिनके यहाँ पर कस्टमर वो है नहीं, लेकिन वो भ्रम फैला रहे हैं जमाखोरी करने के लिए। इसका उदाहरण आज दिल्ली और यूपी में एक लीडर के यहाँ, एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद के यहाँ 80 सिलेंडर प्राप्त किया गया है, और सपा के नेता के यहाँ 50 सिलेंडर प्राप्त यूपी में किया गया है। आखिर वो किस लिए जमाखोरी कर रहे हैं? इस पर एक अजय शर्मा जी से रिएक्शन ले लेता हूं। अजय सर, अब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लोग इस समय पैनिक क्रिएट भी कर रहे हैं, लेकिन पैनिक क्रिएट होने की वजह क्या है? क्या लोगों को भरोसा है या नहीं है कि हमें सिलेंडर मिलेगा या नहीं? कोई पैनिक क्रिएट क्यों करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को जब ये भरोसा उठ गया कि सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है, तभी लोगों ने सिलेंडर बुक करने शुरू किए, या फिर जो हम कहते हैं कि ब्लैक में खरीदना, बिना बुकिंग के वेंडर से सीधे खरीदने की कोशिश की, ये उसमें है। लेकिन ये सिचुएशन कब पैदा हुई? सवाल ये है, जब घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़े और कमर्शियल के ऊपर भी लगभग 100 रुपए से ऊपर पैसा बढ़ गया। हम ईरान के और इजराइल की युद्ध की चर्चा कर रहे थे कि सप्लाई बाधित हो रही है, जहाज फंसे हुए हैं, ये सारी सिचुएशंस हैं और ये सारी खबरें आ रही हैं।
यदि पैसे नहीं बढ़ते घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए, तो शायद ये स्थिति ना होती। बिल्कुल उसी मैं तरह जिस समझता तरह हूं से कि वहां पर पेट्रोल डीजल को भरवाने के लिए हाँ कोई मारामारी नहीं है। नहीं बिल्कुल। तो ये जो सिलेंडर का डोमेस्टिक है और इसको एक एक ऐसे बिजनेस के रूप में फिर हमने देखा होते हुए कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, कुछ लोग स्टोरीज करेंगे, कुछ लोग मुनाफाखोरी करेंगे, फिर इसके ऊपर राजनीति होगी, फिर लोगों में सिंपैथी गेन की जाएगी, देखिए हमने इस सिचुएशन को सॉल्व कर दिया। क्योंकि ईरान और इजराइल का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और भारत में इस पर राजनीति ना हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था कि अरे वो इंटरेस्टिंग नहीं आ रही, वो सिंपैथी नहीं आ रही, वो इमोशंस नहीं आ रहे निकल के लोगों के बाहर। तो मुझे जो लगता है कि इसको एक अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और जिसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखाई देगा, या फिर जिन 5 स्टेट्स राज्यों के में चुनाव है है सर, उसमें जाहिर दिखाई तौर देगा, फिर पर इसको कितना पश्चिम पॉलिटिकल बंगाल, माइलेज मिलेगा केरला, वो दिखाई तमिलनाडु, असम और बिल्कुल। पुडुचेरी, इन चुनाव पर यह असर देखने को मिलेगा। बहुत छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलूंगा। युद्ध से जुड़ी हुई रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील को लेकर नया विवाद सामने आया है। ब्रिटेन, जर्मनी और यूक्रेन ने नाराजगी जताई है। ब्रिटेन ने साफ तौर पे कहा है कि रूस पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। वहीं जेलेंस्की ने यह कहा कि यह फैसला सही नहीं, रूस को फायदा होगा। जर्मनी की तरफ से कहा गया कि किसी भी कारण से प्रतिबंधों में ढील देना गलत है। अमेरिका ने रूस के तेल प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। एक रिएक्शन यूके देवनाथ सर आपसे लूंगा, उसके बाद नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा। यूके देवनाथ सर, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को इस युद्ध से अलग रख रही हैं, अब तो नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। आशीष जी, यूरोप के जो देश हैं वो ईरान और अमेरिका के युद्ध में तटस्थ हैं ज्यादातर। आप कुछ यूरोप के देश तो ना सिर्फ तटस्थ हैं वरन विरोधी खेमे में भी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्पेन, इटली, इन सब देशों ने कोई अमेरिकन एजेंडा को ईरान के खिलाफ हवा नहीं दी है। दिक्कत ये आ रही है कि जब रूस से कच्चा तेल बाहर के देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस को लग रहा है कि उससे रूस की जो इकोनॉमी है वो जरा थोड़ी सी मजबूत हो रही है, उसको बल मिल रहा है रूस की इकोनॉमी को। तो जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब चाहते हैं कि रूस से किसी कच्चे तेल के
एक्सपोर्ट को बढ़ावा ना दिया जाए। ना दिया जाए। लेकिन अमेरिका बृहंगम दृश्य देख रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर दुनिया भर के देशों से, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के देश, अमेरिका के सहयोगी देश, सब डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि बमबारी बंद कीजिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल सके। तो अमेरिका इस वक्त इस चिंता में है कि दुनिया में कहीं से भी तेल आए, चाहे मंगल ग्रह से तेल आए, लेकिन तेल आए ताकि दुनिया में तेल की कीमत $100 से नीचे आ जाए, $80, $85 पर। जी, यही वो चाहता है। ठीक है, मैं नीरज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन युद्ध से जुड़ी एक और ब्रेकिंग। एलपीजी बुकिंग को लेकर जो सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया जा रहा है वो आपको बता दें। 6 दिन में कुल 3 बार एलपीजी बुकिंग के नियम बदले। सिलेंडर बुकिंग पर सरकार की सख्ती बढ़ी है। शहरों में एलपीजी बुकिंग का लॉक इन पीरियड 25 दिन का, ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर बुकिंग गैप 45 दिन। बढ़ती डिमांड के बीच नियमों में लगातार बदलाव किया जा रहा है। पैनिक बुकिंग से एलपीजी सिस्टम पर दबाव है। सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। नीरज जी, सीधा सवाल आपसे कि आखिर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग नियम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन का समय रखा गया? देखिए, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है कि ग्रामीण इलाकों में आपने उज्ज्वला योजना का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपने देखा होगा, सुना होगा, और आपने इस पर कवरेज भी किया होगा। देखिए, जो ग्रामीण इलाका है उसमें बिल्कुल नेचुरल बात है कि लोग जो गैस का कंजम्पशन है वो कम होता है। और ग्रामीण इलाकों नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में, शहरों में तो न्यूक्लियर फैमिली है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां तो संयुक्त फैमिली है, वहां तो गैस का खर्चा ज्यादा आएगा ना। मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या है कि आपको रसोई के लिए और भी विकल्प मौजूद है। मतलब ये सरकार ने पहले से ही समझ लिया कि वहां पर विकल्प है। मान लीजिए किसी के घर में विकल्प ना हो, फिर जो मैक्सिमम चीजें होती है उस पर सरकार की पॉलिसी बनती है। और सरकार ऐसा नहीं कि एक दिन में ये पॉलिसी बना दिया। सरकार ने इसके लिए एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। जो उज्ज्वला योजना ग्रामीण इलाका में और शहरी इलाका दोनों का जब सर्वे किया गया तो शहरी इलाके में लोग कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना 1 लाख लोगों ने अगर लिया है तो वो साल में 2 या 3 ही सिलेंडर लिए, किसी ने तो 1 ही लिया। तो इसके तहत ये पॉलिसी बनाया गया कि ग्रामीण इलाकों में समय ज्यादा दिन दिया जाए और शहरी में क्यों, क्योंकि शहर में एक ही विकल्प है रसोई के लिए आपके पास। तो इसलिए ये प्रावधान बना जो आपने बोला। अब आपकी बात आ रही है दूसरी बात कि पैनिक बुकिंग। देखिए, आखिर कोई ना कोई तो जिम्मेवार है इस देश में। जहां बुकिंग 50 लाख होती थी, 40 लाख होती थी, 80 लाख 70 लाख होने लगा। तो इसके लिए जो ऑयल कंपनियों की सर्वर है वो बिल्कुल डाउन चला गया। तो 2 दिन से बिल्कुल बुकिंग में इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग पैनिक हो गए। तीसरी चीज जो है, केवाईसी करने के लिए सारी कंपनियां, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो, इन लोग 2 साल से हर एजेंसी के माध्यम से हर उस कंज्यूमर के पास मैसेज गया है। एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि नहीं गया है, लेकिन लोग लापरवाही बरते, जो हमारी नेचर होती है, हमारी जो नेचर होती नहीं है। तो फिर उस समय गैस क्यों दिया गया? बंद कर दिए होते, कहते कि केवाईसी मैंडेटरी है। मैं बता रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो नहीं दिया जाएगा गैस। अगर मैंडेटरी कर दिया जाए तो नहीं मिलेगा। आज जब प्रॉब्लम हुआ है तो जो बुकिंग का रेशियो है वो एक्चुअल कस्टमर से ज्यादा जो नॉन केवाईसी वाले हैं वो कर रहे हैं। और नॉन केवाईसी का वजह क्या है कि हमने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, क्योंकि हमारी जनता है। अब आप समझिए कि आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, दिल्ली में आज एक एजेंसी पे 100 लोग आए, उसका 100 फॉर्म का हम लोगों ने सर्वे किया, 100 में से 40 लोग समझिए एक्सपायर कर चुके हैं और वो 3 साल से। सर नीरज तिवारी जी, अब समझिए जरा, ई केवाईसी क्यों लाया गया? ई केवाईसी इसीलिए लाया गया कि फर्जीवाड़े को रोका जाए। ई केवाईसी इसीलिए लाया गया कि एक घर में एक ही सिलेंडर जाए। आप पारदर्शिता की बात करते हैं। जब आप इतनी सारी बातें करते हैं तो इस नियम को सख्ती से लागू पहले क्यों नहीं किया गया? अचानक क्यों याद आ रहा है कि इस नियम को लागू किया जाए? नहीं, आज भी सरकार की पॉलिसी वही है जो आज से 1 साल 2 साल पहले थी। हम सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग स्वयं समझ रहे हैं कि अगर ई केवाईसी नहीं करेंगे तो हमारी बुकिंग नहीं होगी, हम इसको जल्दी करें, और उसमें भी वो फेलियर हो रहा है। सरकारी संपत्ति है, अगर मान लीजिए जिसके नाम से है या तो ट्रांसफर कराइए। एड्रेस छोड़ के चले गए, कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है वो बिहार चला गया, कनेक्शन चल रहा है,
पड़ोसी को दे गए। अरे भैया ये ऐसा थोड़ी चीज है कि पड़ोसी को आप दे दीजिएगा। तो इन सारी समस्याओं के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, सरकार और मीडिया ही जिम्मेवार नहीं है, वो व्यक्ति भी जिम्मेवार है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा ठीक है, चलिए अब आपने आम आदमी पे ही डाल दिया कि वही जिम्मेदार है, वही पैनिक कर रहा है। नहीं, आप बताइए 2 साल में 65% ओनली ई केवाईसी हुआ है किसी भी कंपनी का। आखिर क्यों ऐसा हुआ है? इस पर तो लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकारी संपत्ति है, हम अगर दिल्ली से छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो ये जमा कर दें, सरेंडर कर दें। तो अगर गलती हमारी है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण देना चाहिए। तब तो आखिर देश के लिए अच्छा काम होगा। जब हम ही अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, हम उदाहरण नहीं देंगे, आप उदाहरण नहीं देंगे, तो आम आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिएगा। पहले मैं एक चीज बोल दूं आशीष भाई आपसे, आप सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आप सबको बराबर मौका दीजिए। अगर आपको उनके साथ डिबेट करना है तो आप उन्हीं को नहीं, सवाल तो उन्हीं से हो रहा है ना। नहीं, अब ये बताइए कि क्या सवाल पर आप सवाल तो नहीं उठा रहे हैं, है ना? 40 मिनट 5 मिनट, ठीक है गोपाल जी बोलिए आप, है ना? तो ये बराबरी का आप दर्जा कम से कम चैनल तक तो रखिए। नहीं, अरे ये संसद थोड़ी ना है कि आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। गोपाल जी अपनी पूरी बात रखिए, मैं सुन रहा हूं। चीज है इसलिए छोटी चीज है, इसलिए यहां तो रखिए कम से कम, आगे प्लीज नहीं कीजिए। प्लीज गोपाल जी अपनी बात रखिए। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री का जो विचार है आपदा में लूटने का, जैसे पीएम केयर फंड चला दिया उन्होंने, पीएम केयर जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री कोष योजना है उसको बदलकर पीएम केयर फंड करके सारे पैसे लूट लिए, क्योंकि आपदा आ गया था। अभी आपदा आ गया तो उन्होंने ई केवाईसी लागू कर दिया। तो ई केवाईसी भाई क्यों लागू किया आपने? अभी के अभी 60 रुपए क्यों बढ़ाए? अभी के अभी तुरंत। शहर में आपने कम दिन का दिया क्योंकि दुकानदारों से पैसा वसूलना है, दुकानदारों के दुकान वाले खरीदेंगे, पैसा ज्यादा है, गांव वाले को रपेट दो। जबकि गांव में परिवार की संख्या कंपेरेटिव टू सिटी ज्यादा होती है, तो वहां ज्यादा गैस की जरूरत है। जहां तक उज्ज्वला योजना का भाई साहब बोल रहे थे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, मैं उनको जानकारी दे दूं कि इतना महंगा जो 300-400 में सिलेंडर कांग्रेस देती थी, उसको ऑलरेडी इन्होंने 1100 1150 कर दिया, तो दोबारा भरवा नहीं पा रहे थे, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। They was forced for other alternate, I don't know कि कैसे वो करते होंगे। लेकिन ये जो अभी 60 रुपए बढ़ाई गई, तो भारत के सबसे बड़े मुनाफाखोर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। मैं आपके ऑनलाइन चैनल पे कह रहा हूं, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, उसका परिणाम कुछ भी हो, कितनी विडंबना है इस मुल्क की कि जो कोवैक्सीन को इंग्लैंड ने खारिज कर दिया था, तब तक 100 करोड़ जनता को कोवैक्सीन पड़ चुका था। क्या बात आप करते हैं? आपको इस देश की जनता को बेचने का हक नहीं है, मारने का हक नहीं है। आपने जो किया है, अभी जो आप कर रहे हैं, ये मारने का हक है। आज पटना में एक स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि सर हमको सिलेंडर चाहिए, ये वो। हम बोले भाई 1-2 लोग खाना खा लेना, सिलेंडर मत मांगो, अभी है नहीं, हमारा लास्ट सिलेंडर चल रहा है। तो सवाल क्या है कि 60 रुपए पैसा वसूलिए, आप आपदा के वक्त पैसा वसूलने में लग जाइए, उसके बाद उसको मजे से भजाइए, ई केवाईसी कह के किसको। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि कोई फर्जी बुकिंग करा लेता है, तो इतना बड़ा डेटाबेस जो आप आधार का एक बार चला रहे थे कि माथे पर आधार लिख दो भाई, वो सब क्या हुआ? कहां गए वो डेटाबेस? फर्जी डेटाबेस ओटीपी से होता है, मोबाइल नंबर का डेटा आपके पास में है, टेलीकॉम के पास में है। क्या हो रहा है? ये पैनिक प्रधानमंत्री और उनकी बिजनेस लॉबी ने क्रिएट किया है। एक लाइन मैं और बोल देता हूं जी, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री के करीबी व्यापारी लोग बांग्लादेश में भारत की बिजली, एनटीपीसी का बिजली बेचते हैं, और यहां प्रधानमंत्री सोलर पैनल का प्रचार कर रहे हैं कि आप सोलर पैनल लगवाइए। क्या सोलर पैनल के सेल्स मैनेजर है प्रधानमंत्री जी? ठीक है, अजय जी एक रिएक्शन आपका। अजय जी क्या बात है? विडंबना से गुजर रहा है ये देश। अजय जी एक रिएक्शन आपका। देखिए, जैसा भी हमने शुरू में कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, और ये गैस का सिलेंडर, यानी कि गैस, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस जो है, जो छोटे छोटे दुकानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडी पटरी वाले, छोले भटूरे बनाने वाले, समोसे चाय बनाने वाले, या फिर अलग अलग तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे असर पड़ेगा। और इसका ये इस्तेमाल जो है चुनाव में होकर वो हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से इसको उठा रहे हैं, मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें इसको दूसरे तरीके से समझना चाहिए। हमें इसके अंदर ये समझना है कि हम कैसे लोगों को समाधान की तरफ लेके जाए, कैसे ये ना, और कमेटियां जिस तरीके से बन रही है उस पर अरेस्टिंग कैसे हो, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए,
इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकली मुद्दा बनाकर। नहीं बना रहे पॉलिटिकल मुद्दा, मैं इस तरह यथार्थ की बता जिस रहा तरह हूँ की आपको, सिचुएशन है और उसमें अगर प्रवक्ता इस मैं तरीके की यथार्थ बता रहा हल्की हूँ, बात कोई करेंगे पॉलिटिकल तो मुद्दा लोग नहीं है और ये। पैनिक हो जाएंगे। आप तो मुझे पैनिक लगता है कर कि रहे हैं, कांग्रेस के और बीजेपी की प्रवक्ताओं को हल्की आप बात ना करते हुए हल्की बात नहीं कर सिचुएशन रहे को हैं, हम संभालना चाहिए, यथार्थ बता रहे हैं क्योंकि आपको ये कोई ऐसा कि क्राइसिस आपने नहीं है कि आधार कार्ड पाइपलाइन में फटने क्या से जोड़ा कुछ हो है, गया। ये युद्ध का आधार कार्ड समय में है और क्या युद्ध के जोड़ा समय आपने, में सिचुएशन को संभालने की कोशिश करनी आधार चाहिए। कार्ड में जैसे क्या अभी जोड़ा हमारे आपने। साथी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब ईरान ने मदद की 1965 के युद्ध में। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी और ईरान ने उस हमेशा पर नहीं पाकिस्तान जाइए, की अभी मदद की की, बात लॉजिस्टिक कीजिए, में, सैन्य अभी की हथियारों में, बात हेलीकॉप्टर कीजिए, में ले जाने में। अरे और जब अभी की नहीं बात मिले थे तो जर्मनी से कीजिए, लाके दिया था। तो अभी आपको की पता बात है इनके कीजिए। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद हुआ है पतला सब कुछ। जो पहले भी तो हुआ है, जानकारी बढ़ाइए, हाँ, फिर बोलिए है नेशनल चैनल पर जानकारी, आकर। आप बीजेपी के आप प्रवक्ता मत आप बनिए, ऐसे बात कर रहे आप हैं जैसे बीजेपी कि के लोकल प्रवक्ता नहीं नेता है, गलत आप करिए। बीजेपी के तो प्रवक्ता आप नहीं नेशनल है, चैनल पर बैठकर इतने हल्की बात कर रहे हैं, वो भी हल्की नेशनल बात मुद्दे नहीं पे कर बात रहे कर रहे हैं, हैं, आपको हम वो भी बता युद्ध रहे के समय हैं में बात कि कर रहे हैं। कौन बेच लोगों रहा को है पैनिक बिजली करने की बांग्लादेश कोशिश कर को, रहे हैं, ये कौन बिल्कुल बांग्लादेश को गलत है। बिजली बेच रहा है, और ये सब कौन बातें जो है पूरे आपको घर की योजना का ग्राउंड पर प्रचार मंच कर पर रहा है, होकर, ये कौन दाम राजनीतिक बढ़ा मंच नहीं है, रहा है, टीवी डिबेट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ कौन पर दाम बढ़ा रहा है, ऑथेंटिक बात अभी कीजिए, अभी के समय सार दाम पे कौन बात बढ़ा कीजिए। रहा है, ये कोई नेतागिरी के भाषणबाजी का समय नहीं कौन है पीएम कि केयर आप इस फंड पर में कुछ पैसा भी कह लूट दीजिए, रहा कुछ भी था, कह के निकल जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा। पीएम और केयर देश फंड का में कौन दुर्भाग्य है कि पैसा अगर लूटा ऐसे इस देश ऐसे का, हल्के नेता आएंगे, ऐसे ऐसे हल्के नेता आएंगे, ऐसे आप बयानबाजी हल्के करेंगे नेता, टीवी पर अंधभक्त बैठकर, आए हैं, लोग सुनेंगे क्या समझ क्या हल्के अंधभक्त जानेंगे। आप लोग तो हैं। ये गलत है बहुत, मैं पीएम समझता हूँ केयर ये ठीक फंड नहीं क्या है, है, बहुत पीएम केयर फंड गलत क्या है, सिचुएशन है। पीएम केयर फंड क्या है, लूट है इस देश के साथ। कभी इस पर बोलिए कि प्रधानमंत्री विपत्ति के समय देश को लूटने के लिए हाजिर रहते हैं। अजय जी जवाब दीजिएगा। देखिए वही है कि अभी मैंने जो कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आप इस वक्त कुछ भी माइलेज इस नहीं तरह है, की रियलिटी सिचुएशन है, में कह सकते हैं और कह रहे हैं, जबकि है इनको ना? इस तरह इस वक्त नोटबंदी ये कर बात दिया, नहीं कहनी चाहिए। नोटबंदी करके और पूरे देश आप को नोटबंदी खराब पे कर जा दिया रहे हैं, आपने। पीएम केयर फंड पे जाएंगे, फिर इकोनॉमिक दूसरे मुद्दों पे इकोनॉमिक जाएंगे, है क्राइसिस, ना, क्योंकि आप इकोनॉमिक उन इमरजेंसी मुद्दों पे क्रिएट बात किया। नहीं करना आपकी चाहेंगे आदत है जनता के जो साथ कि इस मजाक वक्त करने की, जरूरी है। आप बीजेपी की ये आदत है अगर आप ये सुझाव कि देते जनता हैं को कि परेशान देश करो, के प्रधानमंत्री तब को हम या भारत शासन कर सरकार पाएंगे, को इस है सिचुएशन ना? से कैसे निपटना चाहिए, लोग पैनिक नोटबंदी ना हो करके उसके लिए बात आपने करनी लूटा चाहिए, देश को, कैसे जो है मुनाफाखोरी रुकेगी नोटबंदी उस पर करके बातचीत करनी पीएम चाहिए। केयर फंड कांग्रेस करके को लूटा, सहयोग की भूमिका में आपने आना चाहिए, लूटा है इस कांग्रेस देश असहयोग को, की भूमिका में है। बिजली मुझे बांग्लादेश लगता को है कि बेचते हैं असहयोग आप, करना ही और हमको कांग्रेस की बता रहे नीति हैं, है। और ये रटी रटा स्क्रिप्ट है लेकर ना? बैठना और हमारे अंधभक्ति उसकी लेकर बात को बताइए बोलते आप, रहना कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, है इसी बोलने पर के बोल लिए, करेंगे बहुत है बोलने के लिए, हाईलाइट आप आइए कीवर्ड्स डिबेट लेकर में, आए हैं क्या, आप तो सिर्फ मजाक यही कर रहे बोलेंगे, हैं। इसके अलावा कुछ पीएम बोलेंगे केयर नहीं। फंड कौन लाया इसलिए था, आप जो है ईरान इजराइल युद्ध के ऊपर रहिए, कौन इधर उधर लाया, मत भागिए, 60 रुपए चुनाव कौन छोड़ दीजिए, बढ़ाया, राजनीति छोड़ दीजिए, 60 रुपए हेल्दी कौन राजनीति बढ़ाया, कीजिए जिससे देश को तरक्की मिले, देश को फायदा हो। 60 रुपए जो कौन ये लोग बढ़ाया, आपके भी हैं, ये कल को आपको भी वोट दे कौन सकते हैं, लाया, 70 साल आपने भी राज किया है। हमने दिया, इस वो तरह जो की आप बेच आदतें रहे हैं अच्छी ना, नहीं है, ये आप बदल लेनी LIC जो चाहिए। बेच रहे हैं वो और हमने दिया, देश की कांग्रेस ने दिया, भारत की IOCL जनता बनाने सब वाला कांग्रेस समझदार है। है, जानती है, समझती है, इसीलिए शायद कांग्रेस को अब सीरियसली नहीं ले पा रही है। इसलिए इनको नहीं सीरियस लिया जाए क्योंकि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप एक जगह पे 4 प्रवक्ता नहीं बिठा मीडिया सकते, के ऊपर उंगली है उठा ना? देना कांग्रेस की बहुत बुरी आदत ये है ये कि कुछ बीजेपी भी का कह प्रवक्ता देना। है, अगर ये न्यूट्रल अगर नहीं है, मीडिया बोलेगी, आप पत्रकार न्यूट्रल राय बोलेंगे तो दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता आप है, ये अपनी फलाने न्यूट्रल राय पार्टी के दीजिए, प्रवक्ता हो गए हैं कि जब जवाब नहीं आप मिलता तब न्यूट्रल ऐसी इस राय तरह की दीजिए, आप बातें आती प्रवक्ता हैं। नहीं बनिए आप इसलिए बीजेपी थोड़ा के सा प्रवक्ता अपने नहीं आप है, को बड़ा कीजिए, ग्रो बीजेपी अप, के बड़े हो प्रवक्ता को जाइए बोलने थोड़ा सा। दीजिए, आप मत बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, आप प्रवक्ता ना बने कृपया, आप न्यूट्रल रहे। पहले ये हम जानिए प्रवक्ता कि हैं, हम डिबेट देश आप की किस तरह जनता कर के सकते प्रवक्ता हैं, हैं, पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आपकी है तरह ना? से। हम देश की बात कर रहे हैं देश बैठकर। को आप नहीं कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। पीएम केयर फंड में कौन लूटा आपदा में, उसका परिणाम क्या हुआ, नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ, बोलिए ना, देश के बारे में आपको बोलना है तो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अभी 60 रुपए बढ़ाने का क्या मतलब है? अभी अभी शहर में बिजली 25 दिन पर और गांव में 45 दिन करने का क्या मतलब है? बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का। बांग्लादेश में बिजली बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप बताइए ना, देश के बारे में बोलिए कि बांग्लादेश में बिजली बेचने वाला अडानी कौन होता है एनटीपीसी का प्लांट को हड़प कर। मैं बोल रहा हूं आपको, बिहार में भागलपुर के जिले के पीरपैंती में पावर प्लांट को हड़प लिया। जवाब दे रहा हूं। अरे ठीक है नीरज जी जवाब दीजिएगा। कृष्ण गोपाल जी, इतना पैनिक मत होइए आप। आप जो नहीं है, आप जो बोल रहे हैं सुनिए, आप प्रवक्ता सुनिएगा कि बोले तो बोलिएगा उचित लगता है, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल रहे। नहीं सुनिएगा, केवल आप ही बोलिएगा।
नहीं, आप बोलिए ना भाई। 60 रुपया कोई पहली बार भारत में गैस का दाम नहीं बढ़ा है। आज ही आपके बढ़ाने राहुल का गांधी है, जी, हमें समय सुनिए से ना, प्रॉब्लम है, अरे सुन रुपया से लीजिए नहीं ना, प्रॉब्लम। फिर बीच में बोलने लगे, यही चरित्र है आपका। मैं सुन रहा था आपकी बात, अब बीच में बोलने लगे। आप सुनिए, 60 रुपया राहुल जी के पिताजी के समय में भी बढ़ा है। सुन लीजिए, गैस का दाम राहुल जी के दादी के समय में भी बढ़ा है।
ये 60 रुपया बढ़ गया, ये भारत के इतिहास में पहली बार नहीं गैस का दाम और सिलेंडर का दाम बढ़ा है। इमरजेंसी में बढ़ाएंगे क्या? इमरजेंसी सुनिए। सिचुएशन में बढ़ाएंगे क्या आप? सुनिए ये पूरा पैनिक सवाल। पैनिक मत होइए, इतिहास को समझिए। और आप समझ रहे आप हैं। लोगों के समय से ही अभी जो पकड़े गए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, जो इकट्ठे जमा करते हैं, ये विपक्ष के ही लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए हैं, आम आदमी के पकड़े गए वो हैं। सबसे भारत बहुत बड़ा है, एक समाजवादी लेके आप पड़े हुए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर है, बोलिए ना बॉस। नहीं, क्यों समाजवादी पार्टी के पीछे आप आप बोल जो रहे हैं? मुद्दा है, आप सबको मिक्स भेज मत बनाइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हाँ, मत बनाइए। हाँ, आप हाँ। जो मुद्दा है उस पर आइए। ई केवाईसी अभी लेके आइएगा, 60 रुपए अभी बढ़ाइएगा, गांव में अभी डिले कीजिएगा आप। क्या अरे, बात है कि पैनिक मचा अभी दो, मतलब नोटबंदी किया था रातों सुनिए, रात। वैश्विक सुनिए, ये वैश्विक आपदा अभी महीने आया में है, अक्टूबर में। तो कब बढ़ाया जाएगा? कब बढ़ाया जाएगा? आपको मालूम है अभी कितना इमरजेंसी में सब्सिडी दिया जा बढ़ाइए। रहा है? अरे आप अनाज इसके के बिना इतिहास ना आप को 1 घंटे मैं नहीं रह पाऊंगा, आपकी बात नहीं जानता हूं, मैं तो नहीं रह पाऊंगा अनाज के बिना। आप लोगों ने देश को सुनिए, पैनिक करने का अरे काम सुनिए किया ना है। भाई, देखिए आप गुजरात अपनी लॉबी आदत ने बदलिए किया इस काम पहले। को। आप अपनी आदत बदलिए। ये जो ओछी हरकत कर रहे हैं हर आदमी के बीच में कौन सी बोलने ओछी का, ये हरकत आदत किया भाई? बदलिए। ठीक है, सुनिए, अगला देश में आप बिजली जो कौन बोल- बेचता है? अडानी नहीं बेचते हैं क्या? बोलिए तो अरे, ऑनलाइन रिकॉर्ड पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे फाइनल सुनिए कमेंट तो- ले लेते हैं, फाइनल कमेंट लेते हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे फाइनल कमेंट। देखिए, एलपीजी की जो आपदा है ये पूरे दुनिया के सब लोगों के सामने आई है, ना सिर्फ भारत में, दूसरे देशों में भी। तो अभी इसको पक्ष या विपक्ष ना समझकर इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हल करना पड़ेगा। सब देश के युवाओं का, नेताओं का और हर सिटीजन का कर्तव्य है कि सरकार को मदद करे, सरकार के साथ चले। ठीक है, अजय जी फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सिचुएशंस के अंदर संयम बनाए रखें, धैर्य रखें और सरकार का सहयोग करें। ठीक है, डॉक्टर गोपाल जी। महोदय, मैं कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री की निंदा करना चाहता हूं कि ऐसे विपत्ति में उन्होंने 60 रुपए बढ़ाया और ई केवाईसी लाकर परेशान कर रहे हैं। इनकी पुरानी आदत है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, ये शोभनीय नहीं है प्रधानमंत्री को। ऐसे परिस्थिति में 10 ठीक रुपए है। कम किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा प्राइम टाइम प्रहार में। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।